कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, नीलकंठ तिवारी जी, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के चेयरमैन श्री नवीन जैन जी, काशी में उपस्थित और देश के कोने कोने से जुड़े आप सभी मेयर साथियों और अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, काशी के सांसद के नाते मेरी काशी में मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर होता कि मैं स्वयं वहां रह करके मेरी काशी में मैं आपका स्वागत करता, आपका सम्मान करता, लेकिन समय की कुछ सीमाओं के कारण मैं खुद तो वहां नहीं रह करके आपका स्वागत कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है काशी वासियों ने आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी होगी, आपकी भरचक खातिरदारी की होगी, चिंता की होगी, और अगर कुछ कमी रह भी गई हो तो दोष काशीवासियों का नहीं होगा, वो दोष मेरा होगा, और इसलिए आप जरूर क्षमा करेंगे और काशी के आपके इस वास्तव्य को आप भरपेट एंजॉय भी करेंगे और मिल बैठ करके भावी भारत के लिए, भारत के शहरों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने अनुभवों को साझा करेंगे, बहुत सी चीजें एक दूसरे से सीखेंगे और अपने अपने शहर को अपने अपने तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर से सुंदर शहर बनाने के लिए, वाइब्रेंट शहर बनाने के लिए, एक जागृत शहर बनाने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी मेयर साहिबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करें कि जब फलाने सज्जन यहां मेयर थे या फलानी बहन यहां मेयर थी, तब ये शहर में ये काम हुआ था। एक याद बन जाएगी, एक दिशा बन जाएगी, और हर किसी के मन में ये सपना भी रहना चाहिए, ये संकल्प भी रहना चाहिए, और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुट जाना भी चाहिए। और जनता ने जब हम पर विश्वास रखा हो, नगर का पूरा दायित्व हमें दिया हो, तो हमें भी इसको भली भांति पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब उस दिशा में जरूर कुछ न कुछ करते होंगे, जरूर उसका अच्छा परिणाम मिले, इसके लिए आपका प्रयास रहते होंगे। और मैं आज शहरी विकास मंत्रालय को, यूपी सरकार को और आप सभी को भी बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में के लिए बनारस को चुना है, मेरी काशी को चुना है। देश के विकास के लिए आपके संकल्पों से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जुड़ेगा, तो आप सब कुछ न कुछ नया प्राप्त करके, नई प्रेरणा लेकर के, नया उमंग लेकर के अवश्य अपने अपने कार्यक्षेत्र में लौटेंगे। काशी में हो रहे इस कार्यक्रम को मैं कई संभावनाओं के साथ जोड़कर देख रहा हूं। एक और बनारस जैसा
दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक स्थान और दूसरी ओर आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रूपरेखा। अभी हाल में जब मैं काशी में था तब मैंने कहा भी था कि काशी का विकास पूरे देश के लिए विकास का एक रोडमैप बन सकता है। हमारे देश में ज्यादातर शहर पारंपरिक शहर ही है, पारंपरिक तरीके से ही विकसित हुए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे इन शहरों की प्राचीनता में भी उतनी अहमियत है। हम अपने प्राचीन शहरों में उनकी हर गली से, हर पत्थर से, हर पल से, इतिहास के हर तवारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके ऐतिहासिक अनुभवों को हम अपने जीवन की प्रेरणा बना सकते हैं। हमारी विरासत को सहेजने की, संवारने की नए नए तौर तरीकों हम विकसित कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं लोकल कला कौशल को, उसको आगे बढ़ाने के तरीकों को, कैसे लोकल स्किल और प्रोडक्ट्स शहर की पहचान बन सकते हैं। इस अनुभव को साथियों, आप लोग जब बनारस घूमेंगे, और आप में से बहुत लोग आए हैं जो पहले कभी न कभी तो आए ही होंगे, तो पुरानी स्मृतियों के साथ नए बदलाव को आप जरूर तुलनात्मक रूप से देखेंगे और साथ साथ आपके दिमाग में अपना शहर भी सवार हो जाएगा और आप हर पल देखेंगे कि मैं जिस शहर से हूं वहां की गली और काशी की ये गली, मैं जिस शहर में हूं वहां की नदी और यहां की नदी, हर चीज आप एक पल 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 तुलनात्मक अभ्यास करेंगे और आपके साथ जो और मेयर होंगे उनके साथ भी आप चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, हम सबको चर्चा करते 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 नए विचार मिलेंगे, नई कल्पनाएं मिलेंगी, नए कार्यक्रमों की रचना तैयार होगी और वो अपने शहर में जाकर के जब आपका नेतृत्व उस काम को करेगा तो आपके शहर के लोगों को, आपके राज्य के लोगों को एक नई खुशी मिलेगी, नया विश्वास मिलेगा। और हमें कोशिश करनी चाहिए हम इवोल्यूशन में विश्वास करें। रिवॉल्यूशन की आज भारत को जरूरत नहीं है, हमें कायाकल्प की जरूरत है। पुराना सब तोड़ना, फोड़ना, खत्म करना ये हमारा रास्ता नहीं है, लेकिन पुराना जो कुछ भी है उसको संवारते हुए आधुनिकता की तरफ हम कैसे जाएं, आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। अब हम देखिए स्वच्छता का अभियान चल रहा है पूरे देश में। हर वर्ष स्वच्छ शहर की घोषणा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं धीरे धीरे कि कुछ ही शहरों ने अपनी जगह बना ली है। अच्छी बात है, लेकिन बाकी शहर निराश होकर के बैठ जाएं कि भाई ये तो उन्हीं को इनाम जाने वाला है, वही आगे बढ़ गए हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप सभी मेयर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्पर्धा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे, आपके शहर किसी से पीछे नहीं होगा। ये संकल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं तो कहूंगा हमारे हरदीप पुरी जी को, हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो श्रेष्ठ स्वच्छ शहर है उनको तो इनाम देंगे ही देंगे, उनको तो रिकॉग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे, लेकिन जो अच्छा होने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको भी हम रिकॉग्नाइज करें, और जो बिल्कुल आग बंद करके बैठ गए हैं, कुछ करना ही नहीं है, उनकी सूची भी निकालें
और उन राज्यों में एडवर्टाइजमेंट करें कि देखिए इस राज्य के 3 शहर हैं वो इस स्वच्छता में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जनता का दबाव इतना बढ़ेगा कि हर किसी को काम करने का मन कर जाएगा। और मेरी मेयरों से आग्रह है कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्यक्रम के रूप में न लें। क्या आप हर महीना हर बोर्ड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? जूरी बना करके इस महीने में कौन सा बोर्ड सबसे ज्यादा स्वच्छता का इनाम ले रहा है, अगर शहर के बोर्डों में कंपटीशन होगी, बोर्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टोटल जो इफेक्ट है वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। और इसलिए मैं तो चाहूंगा, दूसरा, जैसे स्वच्छता का एक महत्व है, सौंदर्यकरण भी, ब्यूटिफिकेशन, ये भी मैं तो चाहता हूं। दुनिया में ब्यूटी कॉम्पिटिशन होती है, जो होती है वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन क्या हम हमारे नगर में बोर्ड ब्यूटी कंपटीशन कर सकते हैं क्या? कौन सा बोर्ड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? सफाई का पैरामीटर हो सकता है, सौंदर्य की दृष्टि से किए गए इनिशिएटिव का पैरामीटर हो सकता है। हर नगर अपना विकसित करे, जूरी बनाए, दीवारों को कैसे रंगा गया है, दुकानें हैं तो बोर्ड कैसे लगे हुए हैं, गलियों के साइन बोर्ड है तो कैसे लिखे गए हैं, एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ऐसे अनेक बातें हैं। उन सारी बातों को अगर आप लगातार शहर में ये जोड़ते, अब जैसे अभी एक स्पर्धा ऑर्गेनाइज हुई है, आजादी का अमृत महोत्सव। अब आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें 3 चीजें कही है जो आप सामान्य मानवी से करवा सके। एक, कि आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रंगोली स्पर्धा, लेकिन रंगोली भी सौंदर्य के साथ जुड़ी हुई रंगोली नहीं, आजादी की आंदोलन की किसी न किसी घटना से जुड़ी हुई रंगोली। अगर ये पूरे शहर में आप स्पर्धा करें, आने वाले 26 जनवरी तक इसको बड़ा माहौल बनाए, देखिए बदल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से आपके शहर में आजादी के आंदोलन में जो हुआ हो, उसके लिए कुछ गीत लिखे जाएं। आपके शहर में आजादी के आंदोलन में घटी घटना के संबंध में कुछ गीत लिखे जाएं, उन गीतों की स्पर्धा हो। आपके राज्य के अंदर जो घटनाएं घटी है उसके गीतों की स्पर्धा हो। देश की महान घटनाओं को जोड़ करके उनकी स्पर्धा हो। अब देखिए बदलाव होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से हमारी माताओं बहनों को जोड़ने का एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। हमारी यहां पुरानी परंपरा थी लोरी गाने की। बच्चे जो नवजात शिशु होते थे तो लोरी गाते थे हर घर में, माताएं बहनें। अब क्या हम आधुनिक लोरी बना सकते हैं? आधुनिक रूप से भावी भारत कैसा होगा, 2047 में जब देश 100 साल का होगा, तो वो कौन सपने होंगे जो आज बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसको उसकी मां लोरी सुना रही है, वो उज्जवल भविष्य की लोरी सुनाए और उसको संस्कारित करे, अभी से संस्कारित करे कि देखो हम सब ने मिलकर के 2047 में जब हिंदुस्तान 100 साल की आजादी का वर्ष मनाएगा तो ऐसा ऐसा करेंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? अब देखिए हमारे यहां कल आपने देखा, शायद आपको मौका मिला होगा या तो आज जाने वाले होंगे, गंगा घाट देखे होंगे। दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। काशी की इकोनॉमी को चलाने में माता गंगा का बहुत बड़ा रोल है। माता गंगा के तट पर जो कुछ भी हुआ है उससे काशी की इकोनॉमी को ताकत मिलती है। क्या हमारे करीब करीब अनेक शहर ऐसे हैं जो किसी न किसी नदी के तट पे हैं, या तो शहर में से नदी गुजरती है, लेकिन कालक्रम में वो नदी एक प्रकार से तबाह हो गई है। कभी कभी तो गंदी नाली बन गई है। या तो बारिश में पानी आता होगा तब वो नदी दिखती होगी, फिर नदी नजर नहीं आती होगी।
हमें इस नदी के प्रति एक बहुत संवेदनशील अप्रोच अपनाना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया पानी के संकट की चर्चा करती है, आज जब सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की चर्चा करती है और हम हमारे नगर की नदी की परवाह ही न करें, उस नदी को संभालना, उस नदी को संवारना, उस नदी के महात्म्य को समझना, समझाना, ये अगर न करें तो फिर हम कैसे गौरव कर सकते हैं? क्या हम एक काम कर सकते हैं? हर वर्ष 7 दिन के लिए जब भी आपकी सुविधा हो, नदी उत्सव मनाएं। नदी उत्सव मना करके पूरे नगर को उसमें जोड़े। उसमें सफाई का काम हो सकता है, नदी का, नदी के इतिहास के संबंध में कुछ बातें हो सकती हैं, नदी के तट पर हुई घटनाओं को लेकर के बातें हो सकती हैं, नदी का गुणगान करने वाली बातें हो सकती हैं, कभी नदी के तट पर जाकर के कुछ समारोह हो सकते हैं, कुछ कवि सम्मेलन हो सकते हैं। यानी नदी को केंद्र में, नगर के विकास की यात्रा में नदी को फिर एक बार जीवंत स्थान, जहां नदी है वहां, इसको हमने हल्का फुल्का नहीं छोड़ना चाहिए। आप देखिए, आपके नगर में एक नई जान आ जाएगी, नया उत्साह आ जाएगा। नदी का महात्म्य कैसे बढ़े, इसके लिए हमने करना चाहिए। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में हम हमारे नगर में कितने सजग हैं। हम दुकानदारों को समझाएं, व्यापारियों को समझाएं कि भाई हमारे नगर में हम सिंगल यूज प्लास्टिक का कहीं उपयोग नहीं करेंगे, हम व्यवस्था से उसको निकाल दें। अरे गरीब की बनाई हुई अखबार की रद्दी की जो छोटी छोटी थैलियां होती है उसका उपयोग करो, या तो आदत डालो कि घर से थैला लेकर के खरीदने के लिए जाने की आदत बनाई जाए। और अब तो दुनिया भर में सर्कुलर इकोनॉमी का महत्व बढ़ रहा है, वेस्ट में से बेस्ट बनाने का बन रहा है। कभी कभी नगर में ये भी कंपटीशन हो सकती है कि चलो भाई वेस्ट में से बेस्ट बना करके उसकी प्रदर्शनी, उसका एक मार्केटिंग, बड़ा मेला लगे। जितनी भी टैलेंट है, डिजाइनर्स हैं, पुरानी पुरानी चीजें का, और आपने देखा होगा कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें लोग बनाते हैं, और एक प्रकार से चौराहे पर रखे तो एक स्मारक बन जाती है। हमने वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर के उसका एक रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। मॉडल कैसे बन सकता है, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। कुछ शहरों ने किया है। अरे सीवेज का पानी भी रीयूज हो सकता है बगीचों में। अगर आज हम पानी का उपयोग करते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं अगर गांव को, किसानों को पानी मिलना बंद हो जाए और हम कहेंगे शहर को पानी दो, तो क्या स्थिति बनेगी। हमारे जो पीने के सिवाय के काम है उसमें सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करके उसमें से पानी बगीचों के लिए, बाकी कामों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो जो वेस्ट है वो वेल्थ में कन्वर्ट होगा और वो पानी की जो गंदगी है वो भी दूर हो जाएगी, और शहर के आरोग्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर हम शहर में आरोग्य के लिए ये प्रिवेंटिव चीजों पर बल नहीं देंगे तो कितने ही अस्पताल बनाए, कम पड़ जाएंगे, स्वाभाविक है। और इसलिए हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ भी रहे, ये भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है कि हम घर से निकले कूड़े कचरे से लेकर के, रसोई से निकले हुए कूड़े कचरे से लेकर के, गली मोहल्ले के कूड़े कचरे तक, या इमारतें पुरानी तोड़ करके नई बन रही हैं तो वो भी, इन सारी एक जगह तय करें और कूड़ा कचरा फेंक दे, ऐसा नहीं। हम कोशिश करें कि हम उसमें से कैसे आगे आ सकते हैं। अब जैसे सूरत में
सीवेज वाटर ट्रीटमेंट का एक आधुनिक मॉडल डेवलप किया गया है। वहां भी सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट के बाद इंडस्ट्री को बेचा जा रहा है और लोकल बॉडी को कमाई हो रही है। ऐसा कई शहरों में होता होगा, तो मुझे जानकारी थी इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। ऐसे कई शहर हैं जो आज कर रहे हैं और उसके कारण शहर के रेवेन्यू को भी फायदा हो सकता है। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि शहर के रेवेन्यू में इस दिशा में, मैं मानता हूं कि शहर का जन्मदिवस हमें पता होना चाहिए हमारे शहर का जन्मदिवस कब है। नहीं है तो पुरानी चीजों को खोजना चाहिए, निकालना चाहिए, रिकॉर्ड पर अवेलेबल होगा। शहर का जन्मदिवस बड़े तामझाम के साथ मनाना चाहिए। अपने शहर के प्रति गौरव पैदा हो, उसके साथ अनेक स्पर्धाएं हो, और मेरा शहर कैसा हो, हर नागरिक के दिल में एक भाव पैदा हो कि मेरा शहर मुझे कुछ ऐसा बनाना है, मैं इसके लिए ऐसा ऐसा करने वाला हूं, मैं ये प्रयास करूंगा। ये जब तक हम नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, टैक्स बढ़ाया कि कम किया, फलाना किया कि ढिकना किया, इसी में चर्चा हो रही है। अभी योगी जी अपने भाषण में एलईडी बल्ब की चर्चा कर रहे थे। क्या आप तय कर सकते हैं कि मेरे नगर में एक भी गली, एक भी खंभा ऐसा नहीं होगा जिस पर एलईडी बल्ब न लगा हो? आप देखिए नगर पालिका के, महानगर पालिका के बिजली का बिल एकदम से कम हो जाएगा और रोशनी बदलेगी, वो तो अलग। अब ये बड़ा अभियान के लिए करना चाहिए कि ये काम मुझे 2 महीने 3 महीने में पूरा करना है। एक भी बल्ब ऐसा नहीं होगा जो एलईडी बल्ब ना हो। उसी प्रकार से आप अपने मतदाताओं को, अपने नगर के नागरिकों को, उनको खुश करने के लिए भी एक काम कर सकते हैं। हर घर में एलईडी बल्ब हो। मध्यम वर्ग परिवार के घर में अगर एलईडी बल्ब से लाइट चलेगा तो उसका बिजली का बिल 200, 500, 1000, 2000 कम आएगा। मध्यम वर्ग के पैसे बच जाएंगे। ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए और ये सारा के लिए नई योजनाएं उपलब्ध है। इन उपलब्ध योजनाओं का उपयोग करते हुए हम इन बातों को कैसे आगे बढ़ाएं। आज आजादी का अमृत महोत्सव चलता है। देखिए, शहर का विकास भी जन भागीदारी से होना चाहिए। जन भागीदारी पर बल देना चाहिए। जितनी मात्रा में जन भागीदारी, अब जैसे हमारा आग्रह है कि अगर आपके नगर में एनसीसी के यूनिट चलते हैं स्कूलों में, तो एनसीसी के यूनिट के लोगों से बात करो। जितने भी आपके यहां स्टैच्यू लगे हुए हैं, बाबा साहब आंबेडकर के स्टैच्यू होगा, महात्मा गांधी का स्टैच्यू होगा, कहीं स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू होगा, कहां शहीद वीर भगत सिंह जी का स्टैच्यू होगा, कहीं राणा प्रताप जी का होगा, कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का होगा। अलग अलग स्टैच्यू रहते हैं। लगाते समय तो हम बहुत जागरूक होते हैं, वाह तामझाम, बेटा मन लग जाता है। लेकिन लग जाने के बाद कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। साल में एक दिन जब या तो उनको जन्मदिन होगा तब तो हम देख लेते हैं। क्या हम हमारे एनसीसी के कैडेट्स, उनकी टोलियां बना करके हर दिन सभी स्टैच्यू को साफ सुथरा करेंगे, उसकी सफाई करेंगे और जो बच्चे इकट्ठे होंगे वो स्टैच्यू किसका है उस पर 5 मिनट भाषण करेंगे। हर दिन नए नए बच्चे आएंगे तो उनको पता चलेगा भाई ये स्टैच्यू है, इस महापुरुष ने ये काम किया था और आज हमारी बारी है कि चलो इस चौराहे को साफ सफाई का हमें मौका मिला है। चीजें छोटी हैं लेकिन पूरे नगर को बदलाव लाने की बड़ी ताकत रखती है। आपके कार्यकाल में यह आजादी का अमृत महोत्सव आया है। जब आजादी का अमृत महोत्सव आया है तो क्या आप कम से कम एक चौराहा अपने नगर में, एक सर्कल जहां से 4-6 रास्ते निकलते हो, ऐसा बढ़िया सर्कल, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, सरकार का, म्युनिसिपैलिटी का पैसा नहीं, जन भागीदारी से कोई ऐसा स्मारक बना सकते हैं, यूनिक स्मारक, जो आजादी के अमृत महोत्सव से सुसंगत हो।
आजादी के आंदोलन को या देश के कर्तव्य भाव को या उज्जवल भविष्य के भारत की कुछ चीज दिखे, ऐसा सर्कल का सुशोभन। कंपटीशन करें, कलाकारों को कहे भाई आप बताइए क्या होना चाहिए, डिजाइन करके कंपटीशन हो, कंपटीशन में इनाम मिले, फिर इसमें से बनाने वाले चुने जाए। एक आपके जीवन की यादगार आप छोड़ करके जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम बल देंगे। उसी प्रकार से आपके शहर की एक पहचान, क्या आपको नहीं लगता है कि भाई आपके शहर की एक पहचान बने? हो सकता है कोई शहर हो जो खाने की किसी एक चीज के लिए बहुत जाना जाता हो, उसी को चलो कि भाई तो हमारा ये शहर, वहां की खाने की ये चीज बहुत प्रसिद्ध है। अब जैसे बनारस का पान, कहीं पर भी पूछो लोग बनारस का पान बोलते ही बोलते हैं। किसी ने मेहनत की होगी, एक पहचान बन गई। हो सकता है सारे मेयर भी टेस्ट करेंगे बनारस के पान का। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि आपके नगर में वैसा ही कोई प्रोडक्ट होगा, वैसा ही कोई ऐतिहासिक स्थान होगा। आप अपने शहर का ब्रांडिंग, अपने शहर की किसी उत्पाद, जैसे आप कभी देख लेना, आज उत्तर प्रदेश में आए हो, उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और उन्होंने बड़ा मैपिंग करके किस जिले में कौन सी चीज ज्यादा मशहूर है, कौन सी चीजों का महत्व है, उन्होंने निकाल, उसके सोवेनियर भी है, अगर हो सके तो वहां के मुख्यमंत्री जी आपको देंगे। आप देखिए उतना इसका असर पैदा हुआ है कि जैसे कोई एक क्षेत्र होगा जहां खेलकूद के साधन बन रहे हैं, तो उसकी पहचान वो हो गई। आप अपने शहर का वैसी क्या विशेषता है जो हिंदुस्तान में किसी को भाई, जैसे बनारसी साड़ी फेमस हो गई दुनिया में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में शादी होती तो हर को मन करता है कि एक तो बनारसी साड़ी खरीदेंगे। किसी ने इसका ब्रांडिंग कर दिया। क्या आपके शहर की ऐसी चीज है जो पूरे हिंदुस्तान के हर कोने के मालूम हो कि भाई हाँ, पटना की ये चीज बढ़िया है, हैदराबाद की ये चीज बढ़िया है, कोची की ये चीज बढ़िया है, तिरुवनंतपुरम की ये चीज बढ़िया है, चेन्नई की ये चीज बढ़िया है। आपके शहर के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है? पूरा शहर मिलकर के तय करे भाई हाँ, हमारी ये सबसे बड़ी ताकत है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। आप देखिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। यानी शहरों का डेवलपमेंट, उसमें एक नए स्तर पर हमको ले जाना है, उसकी दिशा में हमें प्रयास करना होगा। अब आप देखते हैं शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या, मोबिलिटी के कारण, ट्रैफिक जैम के कारण समस्याएं आ रही हैं। अब हम कितने ही फ्लाईओवर बना दें, अब आप सूरत में जाएंगे, हर 100 मीटर जाने के बाद कोई न कोई फ्लाईओवर आ जाता है। शायद वो फ्लाईओवर की सिटी बन गई है। कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। हमने लोगों के आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब मेट्रो पर बड़ा बल चल रहा है, हमारे देश में मेट्रो पर काफी काम भी हो रहा है, लेकिन इसके सिवा भी बहुत सी चीजें हैं। हम समाज जीवन में स्वभाव कैसे बनाएं, इसके लिए हम कैसे प्रयास करें। जब तक हम इन चीजों को हम ध्यान नहीं देंगे, इन चीजों का महात्म्य नहीं समझेंगे। अब देखिए दिव्यांगजन, मेरे नगर में दिव्यांगजनों के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है, कोई भी नई इमारत की रचना होगी, कोई भी नया रोड बनेगा, कोई भी क्रॉस सेक्शन आएगा, मैं सुगम्य भारत अभियान के तहत उसकी रचना के अंदर नियमों में वो डालूंगा, ताकि दिव्यांगजनों के लिए समाज में स्थान है। टॉयलेट बनेंगे
तो एक तो दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुसार बनेगा, रास्ते बनेंगे तो दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधा है वो होगी, बस में चढ़ने उतरने का जो स्टेप्स होंगे तो दिव्यांगजनों की तकलीफ को ध्यान में रखा जाएगा। ये हमें अपने योजनाओं का के स्वभाव के हिस्सा बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। और एक बात सही है कि हमारी इकोनॉमी का जो ड्राइविंग